हेलो बच्चों, आज हम भारत की खोज का तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। इस पाठ के अंतर्गत कुल 17 बिंदु आते हैं। तो आज हम इस पाठ का पहला बिंदु प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी और दूसरा बिंदु आर्यों का आना, इन दो बिंदुओं के बारे में जानेंगे। पाठ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम क्यों दिया गया? तो 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर इसका उत्खनन हुआ था। इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा और इस सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। तो साहनी जी ने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक सर जॉन मार्शल जी थे, उनके निर्देशन में 1921 में इस स्थान की खुदाई करवाई थी। तो इसका सारा श्रेय जो है राय बहादुर दयाराम साहनी जी को दिया जाता है। तो यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिणी एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता है यह मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। तो 1920 में किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। मतलब इन दोनों स्थानों की खोज संयोग से एक समय में हुई है। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो बिंदु है उनका सारांश क्या है। तो पहला बिंदु है प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी। तो पाठ की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भारत के अतीत की पहली तस्वीर मिलती है, जिसके चिन्ह सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले। तो इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मतलब इनकी खुदाई जैसे शुरू हो गई, वैसे प्राचीन इतिहास क्या है इसकी समझ आने लगी। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूर स्थित थे, यानी दूर दूर थे। अवश्य ही इन दोनों के मध्य भी कई नगर और स्थान ऐसे होंगे जिनकी खोज नहीं की जा सकी। खोजों से ये पता चलता है कि इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में कठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले तक फैले थे, यानी संस्कृति दूर दूर तक फैली हुई थी। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली है, इसलिए इसे केवल सिंधु घाटी की सभ्यता कहना उचित नहीं, इसका दायरा उससे भी बढ़कर है। मतलब ये जो सिंधु घाटी संस्कृति है यह सिर्फ वही तक मर्यादित नहीं है, तो गंगा की घाटी जो है वहां तक दूर दूर तक वह फैली हुई है, तो इसका दायरा उससे भी बढ़कर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित थी और हजारों वर्षों से ये प्रगति के पद पर रही है। मतलब जैसे इन अवशेषों की खुदाई शुरू हो गई थी, उसे देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा था या लगाया जा सकता है कि ये जो संस्कृति थी पूर्ण रूप से विकसित थी, यानी ये जो संस्कृति थी, ये जो सभ्यता थी वह प्रगति के रास्ते पर चल रही थी। और यह एक धर्मनिरपेक्ष सभ्यता भी थी। मतलब यहाँ किसी एक धर्म की वहाँ सत्ता नहीं थी, धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। हर एक धर्म को वहाँ महत्व था, एक धर्म का वहाँ कोई आडंबर नहीं था। भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप की अग्रदूत यही सभ्यता बनी। इस सभ्यता में फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यताओं के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए। इसमें व्यापारी वर्ग जो था वो धनाढ्य था। इन अवशेषों से पता चलता है कि सड़कों पर छोटी छोटी दुकानों की कतारें थी। मतलब ये जो संस्कृति थी इतनी प्रगत थी कि उस समय में सड़कों के दोनों किनारे, जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि जो सड़कों के किनारे दुकानें होती है, वैसे उस समय सड़कों के किनारे छोटी छोटी दुकानें कतार में रहा करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 6 से 7 हजार वर्ष प्राचीन है। यदि वर्तमान को इसके साथ जोड़े तो ऐसा प्रतीत होता है कि भले ही इतने वर्षों में कितने ही बदलाव आए हो, लेकिन एक निरंतरता भारत में
निरंतर बनी रही। मतलब इतने साल हो गए, उसमें बहुत सारे बदलाव आ गए, लेकिन ये जो निरंतरता है वो भारत में बनी रही है। मतलब आज भी हम देखते हैं कि उस समय में जो संस्कृति थी, उस समय में जो व्यापारिक संबंध थे, जो दुकानें थे, आज भी वही संस्कृति आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो वो और हड़प्पा संस्कृति को देखकर उस समय के रहन सहन, रीति रिवाजों, दस्तकारे और पोशाकों से तब का फैशन पता चलता है। तो इस सभ्यता से वर्तमान रूप को जोड़ा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत आज नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि सयाने रूप में विकसित है। वह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, वरन धीरे धीरे उसमें सभी कलाओं और तकनीकी विकास किए हैं जो वर्तमान में विकसित हुई है, और उसकी जड़ें सिंधु घाटी सभ्यता में ही दिखाई पड़ती है। तो भारत का ये महान रूप है कि इसकी जो जड़ें आज उन्नत भारत हम देखते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में, कलाओं के क्षेत्र में भारत आगे गया है, उसकी जड़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही दिखाई देती है। मतलब ये निरंतरता ऐसे ही आगे चलती आई है। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि ये जो वर्तमान विकसित सभ्यता है, भारत की वर्तमान विकसित सभ्यता है, उसकी जड़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही दिखाई पड़ती है। जैसे कि हमारे स्क्रीन पर एक चित्र है जिसमें हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना यानी सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना दिखाई दी है। उसमें जो नल की योजना है या नल का तंत्र है या हमाम है यानी जो तालाब वगैरह होता है, उनकी रचना जो थी वह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उसी के साथ ये जो अगला चित्र है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय का स्नान गृह है। तो आज भी हम अलग अलग प्रकार के मॉडर्न तरीके के ऐसे स्नान गृह देखते हैं। उसी के साथ ये अंतिम चित्र है, इसमें हम देख पा रहे हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के शहर का चित्र है। तो उस समय ये जो शहर की रचना थी एक स्मार्ट सिटी की तरह रचना दिखाई देती है। आज भी हम ऐसे अनेक स्मार्ट सिटी की रचनाएं देखते हैं। यानी ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आज की सभ्यता के लिए दी गई एक अनोखी देन है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा प्राचीन भारतीय सिंधु घाटी यह बिंदु पूर्ण हो जाता है। तो अगला बिंदु देखेंगे हम आर्यों का आना। तो इस बिंदु में हमें आर्य कौन थे, कहाँ से आए, इसके बारे में बताया गया है। तो ये आर्य कौन थे, कहाँ से आए, इसका तो कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता, यानी पक्का सबूत नहीं मिलता। तो आर्यों को व्यवहारिक रूप में भारत की संतान ही माना गया है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में मिल सकती है, क्योंकि इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानताएं मिलती है। कुछ विद्वान जो है उनका अनुमान है, उनका तर्क है, उनका मानना है कि ये जो आर्य लोग हैं इनकी जड़ें हमें दक्षिण भारत में मिल सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत की जो द्रविड़ जातियां हैं और ये आर्य लोग, इनमें कुछ समानताएं दिखाई देती है। तो इन लोगों का मानना है कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में ही मिल सकती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो से कई हजार वर्ष पूर्व ये आए होंगे, यानी पक्का कोई इसका प्रमाण नहीं है, और व्यावहारिक दृष्टि से उन्हें भारत के निवासी ही माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि आर्य उत्तर पश्चिमी दिशा से एक के बाद एक आए हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 वर्ष बाद इनका प्रवेश माना गया है, लेकिन पक्का प्रमाण इसके बारे में नहीं दिया जा सकता। पश्चिमोत्तर दिशा से भी भारत में ये कबीले और जातियां आती रही और भारत में समाती रही। तो हर दिशा से भारत में ये जो आर्य लोग हैं, इनके कबीले, ये जातियां आती रही, भारत में समाती गई और उन्हें भारत की संतान माना गया। पहला सांस्कृतिक समन्वय आर्य एवं द्रविड़ जातियों के बीच हुआ जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे, और वे इस सभ्यता में समाते गए और भारत की संतान इन्हें माना जाता रहा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यह भी माना जाता है कि इसका अंत अचानक ही किसी दुर्घटना से हो गया है। सिंधु घाटी का जो अंत हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि इसका अंत किसी दुर्घटना की वजह से हो गया है। जो सिंधु नदी है वह अपने बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी उस नदी में बहुत बार बड़ी बाढ़ आती थी, और जो बाढ़ आती थी उसमें नगरे जो थे, अनेक नगरे या गाँवों को वह बहा कर ले जाती थी, और हो सकता है कि उसके चपेट में ये सिंधु घाटी भी आ गई होगी, और धीरे धीरे मौसम परिवर्तन जो होता है उसके कारण जमीन सूखती गई होंगी और खेतों पर रेगिस्तान छाता गया होगा। यानी अनेक ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडहर इस बात के प्रमाण हैं कि उन पर एक के बाद एक
बालू के परतें छाई है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर के जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों ने पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाए, इसलिए खुदाई में 3-3 मंजिले घर मिलते हैं। तो जैसे जैसे बाढ़ आती गई उसके चपेट में शहर नगरे गांव आते गए, बालू की परतें छाती गए, तो लोगों ने क्या किया कि उस पर फिर से जो नींव बनी हुई थी उस पर फिर से अपने मकान बनाने शुरू किए, जो खुदाई में दिखाई देते थे कि 3-3 मंजिले घर उन्हें मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शुरू शुरू में कृषि पर अधिक बल दिया गया, यानी खेती व्यवसाय पर अधिक बल दिया गया, और ये बल देने वाले लोग आर्य ही थे। द्रविड़ जाति के लोग और आर्यों के बीच समन्वय तालमेल से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, जिसमें दोनों सभ्यताओं के तत्व साफ दिखाई देते थे। धीरे धीरे अनेक जातियां भारत में आई, लेकिन सभी इसमें समाती चली गई। जो कृषि व्यवसाय या जो खेती व्यवसाय चल रहा था देश में, उसको बढ़ावा मिला था। इस और द्रविड़ जातियां और आर्य जो लोग थे, इनके बीच जो समन्वय था, तालमेल था, इससे भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। और ये जो दोनों जातियों के सभ्यता है, उनके तत्व साफ साफ दिखाई देती है। तो धीरे धीरे भारत में अनेक जातियां आती गई और वह भारत में समाती गई। तो बच्चों, यहाँ पर आर्यों का आना ये बिंदु पूर्ण हो जाता है। तो आज यहीं पर रुकते हैं, अगली क्लास में अगले बिंदु देखेंगे। धन्यवाद।